तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं EEE सेकंड का वीडियो लेक्चर। और आज जो कि हम इंटरनल वायरिंग का पहला क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। जिन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो की आपका डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पर जाकर के जो कि आप सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और आज हम जो कि है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आ जाता है तो आगे के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आप उन सभी को बहुत ही आसान और सरल तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। और इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर में हमने आपको सारे नियम जो कि बता दिए थे कि जितने क्वेश्चन में आपके डाउट जो कि रहते हैं, आपको जो प्रॉब्लम सामान्य सभी क्वेश्चन में जो कि आती है, तो उन सभी क्वेश्चन में जितने भी आपके डाउट आते हैं उन सभी को केवल और केवल हमने एक वीडियो लेक्चर में कवर किया है। तो इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर आप लोग ज़रूर से देखें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर जो कि EEE सेकंड की प्लेलिस्ट खोलकर आप इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। आज के देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है आज कि चित्र में दिए गए घर के प्लान हेतु कंड्यूट वायरिंग प्रणाली का यूज करते हुए आयोजन व आपके वायरिंग आरेख खींचिए और फर्श की छत से ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है। अब इतनी चीज़ हमको याद रखनी है कि फर्श की छत से ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो फर्श और छत इसके बीच की ऊंचाई कितनी हो गई, 4 मीटर हो गई। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कहीं पर नोट कर लें। इस तरह से आपका डायग्राम दिया गया है, ठीक। ये आपका डोर लगा हुआ है, यहाँ पर जो कि क्या है आपके यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आएगा। जिस तरह आपका इस तरह का क्रॉस जहाँ कहीं भी लगा हो तो आप समझ जाएं कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपका यहाँ से लगेगा। ये स्विच बोर्ड नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक। इस तरह से जो कि डायग्राम आपको बना कर दिया रहेगा। अब इसके बाद सबसे पहला स्टेप की बात अगर हम करते हैं अपने पूर्व अनुमान में हम क्या लिखेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। इसके बाद हम सभी टॉपिक को और सभी पॉइंट को आपके एकदम से आज क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप जरा भी ना करें, जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और अपने सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर से कर दें। देखिए जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर होगी उतनी ही जल्दी अगली वीडियो लेक्चर आपका आ जाएगा। और परेशान ना हो, 1-2 दिन में आपके जो कि है EEE सेकंड के नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। लगभग 90% आपके नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ ही टॉपिक आपके बचे हुए हैं बस। अब पूर्वानुमान में हम क्या लिखेंगे कि सप्लाई 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आती है, ठीक। प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में दिया होगा 220 वाट, इसीलिए जो कि है, नहीं तो अगर हम मानते हैं तो सप्लाई हमारी 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आती है। स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.25 मीटर। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है, 1.5 मीटर। हमने आप सभी लोगों को बताया था। पूर्वानुमान में जो चीज़ हमको पता है वही चीज़ हम सब लिख देते हैं इसमें। अब इसके बाद फर्श से हॉरिजॉन्टल रन की ऊंचाई कितनी होगी, 3.5 मीटर। अब ये क्यों होगी इस चीज़ को समझें। चलिए अब इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे क्वेश्चन में उसने कहा है उसी चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि आपकी छत की और फर्श की, ये क्या है छत और ये क्या है फर्श, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 4 मीटर है, ठीक। अब 4 मीटर हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी जो गई है HR, इसकी दूरी कितनी होती है, 0.5 मीटर। तो 4 मीटर में से 0.5 मीटर घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, 0.50 मीटर या आपका 3.5 मीटर, ठीक। 3.5 मीटर तक भी 3.5 मीटर आपका आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फर्श से क्षैतिज रन की ऊंचाई कितनी है, 3.5 मीटर। कमरे की फर्श से ऊंचाई कितनी, 4 मीटर है टोटल। बल्ब क्षैतिज रन पर लगेगा, आपका जो बल्ब है वो कहाँ पर लगेगा, हॉरिजॉन्टल रन पर लगेगा। देखिए 2 चीज़ों के बारे में गौर करें, कमरे की फर्श से ऊंचाई 4 मीटर है और बल्ब आपके कहाँ पर लगे हैं, हॉरिजॉन्टल रन, क्षैतिज रन पर ही आपके बल्ब को हमने लगा दिया है। तो इस चीज़ को जो कि है गौर करने की चीज़ है ये। अब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो इसमें आगे लिखा है कि बल्ब की जगह हम 20 वाट की CFL का यूज करेंगे। फैन 60 वाट का होगा तथा सॉकेट आपकी 5 एम्पियर की कितनी, 100 वाट की होगी। फैन आपका 60 वाट का होगा, सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद 8वां है कि वायरिंग लूपिंग मेथड से की जाएगी। आपकी जितनी भी वायरिंग करी जाती है वो सभी किसके की जाती है, लूपिंग मेथड से ही की जाती है। 9वां है दीवार की मोटाई नगण्य होगी, मतलब कि जो आपकी दीवार की मोटाई होती है वो आपकी कितनी होगी, 0.25 मीटर होगी, 0.25 मीटर होगी। इसके बाद कंड्यूट वायरिंग करेंगे और सॉकेट स्विच बोर्ड पर लगाएंगे। आपके सॉकेट कहाँ लगाएंगे हम, आपके जो बंदे चालू करने वाले सॉकेट होते हैं उनको हम कहाँ पर लगाएंगे, स्विच बोर्ड पर ही लगाएंगे, हम सभी लोगों को पता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा दूसरा, लोड कैलकुलेशन, परिपथ की संख्या तथा भार का निर्धारण, दूसरा पॉइंट हमारा है ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्युत बिंदु, जितने भी आपके लाइटिंग पॉइंट लगे हुए हैं यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या, यहाँ पर लिखेंगे वाट और यहाँ पर टोटल भार, आपका टोटल लोड कितना है उसके बारे में लिखेंगे। तो देखिए CFL हमारी लगी है, कितनी लगी है, 5 लगी है। एक CFL आपकी 5 वाट की है तो 5 CFL कितनी की होगी, एक CFL आपकी 20 वाट की है तो 5 CFL कितनी की होगी, 100 वाट की।
इसी तरह से आपके 2 पंखे लगे हैं, एक पंखा आपका 60 वाट का है तो आपके 2 पंखे 120 वाट के। 5 एम्पियर की सॉकेट 2 लगी हैं तो एक आपकी सॉकेट होती है 5 एम्पियर की 100 वाट की, तो 2 सॉकेट कितने की होगी 200 वाट की। अब इन पॉइंट को टोटल अगर हम करें तो 9 पॉइंट हमारे आ जाते हैं, और अगर हम कुल भार को टोटल करें तो ये हमारा आ जाता है 420 वाट। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। I बराबर P/V, धारा बराबर पावर बटे आपका क्या होता है वोल्टेज, तो 420 बटे 220 बराबर आपका आंसर आएगा क्या 1.91 एम्पियर। 1.91 एम्पियर। यहाँ पर लिखेंगे कि परिपथ की संख्या 1 होगी और कंड्यूट का साइज 1.5 mm² PVC कंड्यूट एल्यूमिनियम कंडक्टर, मतलब कि आपका 1.58 mm² का PVC कंड्यूट एल्यूमिनियम कंडक्टर का हम क्या करेंगे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक परिपथ हमारा बन रहा है। अब इसके बारे में हमने आपको इसके पहले वाले डिटेल आपके वीडियो लेक्चर में एकदम डिटेल से समझाया था कि एक आपका परिपथ कब बनता है, 2 परिपथ कब बनता है, 3 परिपथ कब बनता है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखी है तो वो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर जरूर से देखें, इसके बाद आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आएंगे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट जो हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन का लेआउट प्लान। तो बहुत ही ईजी है, साधारण सा जो डायग्राम आपका वहाँ बना था वही डायग्राम हमने यहाँ पर बना लिया। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की दीवार से दूरी कितनी होती है 0.5 मीटर। कितनी होती है 0.5 मीटर होती है। आपका स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच की दूरी हमने आपको बताई थी 1.5 मीटर। आप लोग लिखते हुए चलें कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड के बीच की दूरी 1.5 मीटर होती है। अब इसके बाद आपका दीवार को क्रॉस करके हमने क्या लगा दिया स्विच बोर्ड आपका दूसरा लगा दिया। इस तरह से हमने इसकी वायरिंग कर दी। इसके बाद हमने स्विच बोर्ड 3 में वायर लाए और इसी तरह से हमने इसकी वायरिंग कर दी। अब एक चीज़ हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आपके जो बल्ब हैं आपके ये कहाँ पर लगे हैं हॉरिजॉन्टल रन पर लगे हैं। कहाँ पर लगे हैं आपकी क्षैतिज रन पर ये लगे हैं। अब इसके बाद हम सीखते हैं सिंगल लाइन डायग्राम बनाना। तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए आप रफ डायग्राम बनाएं सबसे पहले, इसके बाद उसको इस तरह से बनाएं, उसके बाद आपको डायग्राम को इस तरह से बनाना होगा। और आपके यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कि सबके यहाँ पर माप लिख सकते हैं 2 मीटर, यहाँ पर 2.25 मीटर, यहाँ पर 2.25 मीटर और यहाँ पर भी कितना 2.25 मीटर। अब हम आपको ये डायग्राम बनाना सिखाते हैं कि कैसे आपको जो कि डायग्राम बनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में सीखते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम हमारा किस तरह से बनता है। सबसे पहले आप इसमें डायग्राम देखें कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है ये स्विच बोर्ड है, ये स्विच बोर्ड सेकंड है, ये स्विच बोर्ड थर्ड है। अब हमारी जो 5 एम्पियर की सॉकेट लगी हुई हैं वो आपके रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 में ही लगेगी। तो आपका जो 5 एम्पियर की सॉकेट हम लगाते हैं उसका सिंबल इस तरह से बनाते हैं। अब देखिए क्या है, हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं कि जब भी आपके स्विच बोर्ड में 5 एम्पियर की सॉकेट लगेगी, जी आपका स्विच बोर्ड है और इसमें क्या लगा दिया हमने 5 एम्पियर की सॉकेट लगा दी, तो हम स्विच बोर्ड के ऊपर ही इसी तरह का सिंबल बना देते हैं। इसका मतलब है स्विच बोर्ड पर 5 एम्पियर की सॉकेट लगी है। अब स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच की दूरी कितनी होती है आपकी, जी आपका कितनी होती है 0.5 मीटर। ठीक, सॉरी, स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच की दूरी होती है 1.5 मीटर और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दीवार के बीच की दूरी होती है 0.5 मीटर। तो चलिए इसका सिंगल लाइन डायग्राम हम तैयार करते हैं। अब देखिए किस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल रन खींच दिया, आपका क्या है ये HR। ठीक, इसके बाद आप डायग्राम में देखें आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और 3 स्विच बोर्ड लगे हैं। सबसे पहले क्या करें, आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा दिया DB, ये दूसरा स्विच बोर्ड, ये आपका पहला स्विच बोर्ड, ये आपका दूसरा स्विच बोर्ड और ये आपका क्या लगा है तीसरा स्विच बोर्ड लगा है। अब देखिए ऊंचे नीचे थोड़े से हो गए हैं। अब इनके बीच की दूरी कितनी लिखेंगे, स्विच बोर्ड आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच की दूरी थी 2 मीटर, इसकी स्विच बोर्ड के बीच की दूरी थी 2.25 मीटर, इसी तरह से इसकी भी 2.25 और 2.25 मीटर स्विच बोर्ड नंबर 1, 2 और 3। अब देखिए ये दूरी निकली कैसे है इसके बारे में समझें। अब देखिए क्या करेंगे हम, मान के चलिए आपकी जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी पूरी दूरी कितनी है आपकी फर्श से लेकर ऊंचाई तक कितनी है 4 मीटर है। 0.5 मीटर हमने क्या हॉरिजॉन्टल रन निकाल दिया। इसके बाद आपका ये कितना बचा 3.5 मीटर बचा। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वो आपका लगा होता है कितनी दूरी पर, वो आपका लगा होता है जो कि 1.5 मीटर। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की दूरी कितनी होती है 1.5 मीटर। तो इसकी दूरी कैसे निकालेंगे हम, 3.5 में से 1.5 घटा देंगे तो कितना निकल कर आएगा 2.0, मतलब कि 2 मीटर ये है आपकी। इसी तरह से हम स्विच बोर्ड का निकालेंगे तो स्विच बोर्ड आपका जो कि इसकी कितनी होती है 1.25 मीटर। तो हम 3.5 में से 1.25 मीटर को घटाएंगे जब, तो क्या आएगा
ठीक, यहाँ पर आएगा आपका 5, 4 में से 2 गया आपका बचा 2, 2 3 में से 1 गया तो आपका बचा 2, तो 2.25 मीटर। तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये 2 मीटर 25, 2.25, 2.25, 2.25 किस तरह से आई है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है आपका जो कि है स्विच बोर्ड फर्स्ट से आपका क्या लगा, बल्ब लगा है। इससे कनेक्शन किसके हैं, बल्ब के हैं। बरामदा है ये आपका नीचे। ठीक, स्विच बोर्ड सेकंड से एक बल्ब, एक पंखा, एक बल्ब लगा, और स्विच बोर्ड थर्ड से एक बल्ब, एक पंखा, एक बल्ब लगा है। सबसे पहले हम क्या लगाएं, अब एक चीज़ आप ध्यान करिएगा, हमने आपको बताया था कि आपका जो बल्ब लगा है वो कहाँ पर लगा है, हॉरिजॉन्टल रन पर लगा है। एक बल्ब हमने यहाँ पर लगाया, एक बल्ब हमने यहाँ लगाया, इसके बाद एक पंखा और एक बल्ब, इसी तरह से एक बल्ब यहाँ पर, इसके बाद एक पंखा और एक बल्ब यहाँ पर लगा दिया हमने। अब इसके बाद हमारा मेन काम शुरू होता है समझने का। अब मान के चलिए ये क्या है, आपके कमरे की सामने वाली दीवार है जिसकी ऊंचाई है कितनी, 4 मीटर है पूरी। यह आपका हॉरिजॉन्टल रन आया हुआ है इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये आपका नीचे पंखा लगा है। अब एक बल्ब आपका यहाँ लगा, एक बल्ब आपका यहाँ लगा, कहाँ पर, हॉरिजॉन्टल रन पर। एक दीवार के इस साइड लगा, एक दीवार के इस साइड लगा। अब आपके जो इसके बीच की दूरी हम निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 0 आपका कितना होती है, इसकी दूरी कितनी होती है, 0.5 मीटर। तो नीचे से लेकर तार आपका इस तरह से जाएगा, कितना होगा, 0.5 मीटर ये होगा। और आपकी इसकी पूरी की लंबाई कितनी है, 4 मीटर। तो 4 का आधा करेंगे कितना, 2 मीटर। तो 2 मीटर आपका ये, इसी तरह से 0.5 मीटर ये और 2 मीटर ये, मतलब कि इतना लंबा 2.5 मीटर तार यहाँ से लगेगा, 2.5 मीटर तार आपका यहाँ से लगेगा। तो मतलब क्या हुआ, इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, 2.5 मीटर और 2.5 मीटर। इसी तरह से 2.5 मीटर यहाँ और 2.5 मीटर यहाँ, मतलब कि 2.5 मीटर आपके इस साइड, 2.5 मीटर आपके इस साइड। इतनी चीज़ क्लियर है। अब इतनी चीज़ क्लियर होने के बाद अब आपकी जो आती है समझने वाली चीज़, वो आपका फंक्शन है आपका न्यूट्रल और फेस का बार किस तरह से जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और यहाँ पर देखनी है, हमने इस सभी की दूरी निकाल ली, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड की दूरी, इन सभी के बीच की दूरी किस तरह से निकालेंगे इसको समझें। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड के पहले स्विच बोर्ड के बीच की दूरी हमने आपको बताई थी, आपकी कितनी होती है, 1 आपका होता है 5 मीटर, 1.5 मीटर। अब स्विच बोर्ड फर्स्ट से स्विच बोर्ड सेकंड की दूरी कितनी है, यहाँ पर आप देखें डायग्राम में, ये हमारा स्विच बोर्ड फर्स्ट है और ये स्विच बोर्ड सेकंड है। हमने आपको बताया था दीवार की मोटाई कितनी होगी, 0.25 मीटर। तो आपका क्या किया हमने, स्विच बोर्ड फर्स्ट से दीवार में छेद करके तार आपका कहाँ पर जोड़ दिया, स्विच बोर्ड सेकंड में जोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दीवार की मोटाई कितनी होती है आपके, 0.25 मीटर होती है। तो स्विच बोर्ड फर्स्ट से स्विच बोर्ड सेकंड तक की दूरी कितनी हो गई, 2.25 मीटर हो गई। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, स्विच बोर्ड थर्ड के बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर हमारी इसकी पूरी जो ऊंचाई आपकी है, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। देखिए इस तरह से हमारा डायग्राम बना है। ठीक, इस तरह से हमारे 2 रूम है। हमने यहाँ पर लगाया क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यहाँ पर लगाया स्विच बोर्ड फर्स्ट, स्विच बोर्ड सेकंड, स्विच बोर्ड सेकंड, स्विच बोर्ड फर्स्ट, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक, यहाँ पर क्या लगा, एक और स्विच बोर्ड। अब इसकी 4 है, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4, लंबाई चौड़ाई दोनों कमरों की कितनी है, 4 है। तो अब मान के चलिए यहाँ पर कितना निकला, 0.5 मीटर छोड़ा। यहाँ से यहाँ तक कितना छोड़ा, 1.5 मीटर। अब हम 1.5 मीटर और 0.5 मीटर कितना हो गया, 2 मीटर। तो 2 मीटर का मतलब क्या है, हम लोग कमरे के बीच में आ गए, इस तरह से यहाँ पर आ गए हम लोग कमरे के बीच में। अब कमरे के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 2 मीटर होगी। और यहाँ से लेकर स्विच बोर्ड आपका थर्ड तक की दूरी कितनी होगी, 2 मीटर। तो 2 और 2 4, मतलब कि स्विच बोर्ड सेकंड से लेकर स्विच बोर्ड थर्ड तक की बीच की दूरी कितनी है, 2 और 2 4 मीटर। अब इसके बाद आपकी दीवार को क्रॉस करके आपका स्विच बोर्ड में तार जाएगा, तो कितना हो गया टोटल आपका 4.25 मीटर, क्योंकि आपकी जो दीवार होती कितनी होती है आपकी मोटाई, 0.25 मीटर। तो आपका एक तार यहाँ से यहाँ तक आया और एक तार यहाँ से यहाँ, फिर आपका तार यहाँ से अंदर। तो इस पूरे तार की लंबाई अगर हम देखें तो 2 और 2 4 और आपका एक 0.25 मीटर कितना हो गया, 4.025 मीटर, 4.25 मीटर। इतनी चीज़ क्लियर है। इतनी चीज़ के बाद अब देखिए आपके स्विच बोर्ड फर्स्ट सेकंड के बीच की दूरी आ गई, इन सभी के बीच की दूरी आपकी निकल कर आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमको बनाना है, इसमें वायरिंग करनी है। ठीक, तो हम वायरिंग किस तरह से करेंगे, बहुत ही आसान तरीका हम आपको वायरिंग करने का बता रहे हैं। कोई भी जो कि है आपको इस तरह का तरीका नहीं बताएगा। अब देखिए साधारण सा समझें, हमने आपको जो कि बताया है कि स्विच बोर्ड सेकंड और थर्ड में
आपका स्विच बोर्ड सेकंड और थर्ड में क्या लगा, 5 एम्पियर की सॉकेट लगी है। स्विच बोर्ड सेकंड में और स्विच बोर्ड थर्ड में 5 एम्पियर की क्या लगी, सॉकेट लगी है। एक सॉकेट यहाँ लगा दी, एक सॉकेट यहाँ लगा दी, हमने लगा दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, मान के हमने आपको इसके पहले वाले नियम में बताया था कि जब भी आपकी अगर किसी स्विच बोर्ड में सॉकेट लगी है, आपके अगर किसी स्विच बोर्ड में सॉकेट लगी है तभी आपका न्यूट्रल वायर नीचे आएगा, वरना न्यूट्रल वायर सीधा चला जाता है। ठीक, अब मान के चलो 1 2 3 आपके स्विच बोर्ड है ये। ठीक, यहाँ पर थोड़ा देखिए ब्लर हो गया। अब देखिए आपका ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, स्विच बोर्ड फर्स्ट, स्विच बोर्ड सेकंड और स्विच बोर्ड थर्ड। अब आपका यहाँ से न्यूट्रल और फेज, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रल वाले वायर की। ठीक, तो न्यूट्रल वायर को हम जो कि ये पिंक से प्रदर्शित कर रहे हैं, न्यूट्रल वायर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से निकला और आपका स्विच बोर्ड नंबर 2 में गया। क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर क्या लगा, 5 एम्पियर की सॉकेट लगी है। हमने आपको बताया था कि जब भी स्विच बोर्ड में अगर सॉकेट लगी होगी तभी हमारा न्यूट्रल वायर आपके स्विच बोर्ड में जाता है, वरना आपका नहीं जाता है, डायरेक्ट पॉइंट में जाता है। ठीक, अब यहाँ पर स्विच बोर्ड में आपका न्यूट्रल वायर आया, इस बार एक बार यहाँ से निकल के यहाँ पर गया। ठीक, अब इसके बाद आपका जो फेज वाला तार है, फेज को हम करेंगे इस कलर से प्रदर्शित। फेज वाला तार आपका यहाँ से निकलता है और आपका कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। फेज वाला तार आपके सभी स्विच बोर्ड में जाता है। एक तार आपका यहाँ से निकला यहाँ और एक तार आपका यहाँ से निकला यहाँ, जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा डायग्राम में एक तरह से आप समझ सकते हैं कि स्विच बोर्ड फर्स्ट से आपका एक पंखा जुड़ा, एक हमारा बल्ब यहाँ जुड़ा, एक बल्ब, एक पंखा, एक बल्ब, एक आपका एक बल्ब, एक पंखा, एक बल्ब, इसी तरह से हमारे जुड़े हैं। ये हम आपका जो कि रफली डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जितने फेज उतने फेज तार, हमने आपको बताया था न्यूट्रल का तार जो आएगा आपका ये हॉरिजॉन्टल रन पर ही लगा है, बल्ब याद रखिएगा। ठीक, इस तरह से आपका न्यूट्रल का तार एक यहाँ निकल जाएगा, इस तरह से आपका एक न्यूट्रल का तार यहाँ निकल जाएगा। आ गया। अब फेज तार हमने क्या बताया था, एक फेज तार आपका इस पंखे के लिए, एक इसके लिए, एक यहाँ के लिए और एक और ऊपर वाले के लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। इस तरह से समझे। एक और समझ लिए, देखो हमारा यहाँ से न्यूट्रल तार निकला यहाँ गया, इस वाले पॉइंट हमने बल्ब को दिया न्यूट्रल तार। ठीक, इसके बाद आगे गया और आपका इस तरह से अंदर आया, एक बार आया। अब एक बार बाहर भी निकलेगा, बाहर निकलने के बाद हमारे इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हमने क्या दे दिया, न्यूट्रल तार दे दिया। यही न्यूट्रल तार को हम आगे बढ़ाएंगे, इस वाले पॉइंट को देंगे, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को और साथ में क्या नीचे ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि स्विच बोर्ड में आपकी सॉकेट लगी है कितनी, 5 एम्पियर की। अब इसके बाद हम निकालेंगे अपना सेकंड वाला वायर फेज का। आपका फेज तार जाएगा यहाँ, एक बार इस स्विच बोर्ड, इस स्विच बोर्ड से निकाला हमने यहाँ कनेक्ट किया, इस स्विच बोर्ड से निकाला हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब जितने पॉइंट उतने फेज तार, जितने पॉइंट उतने फेज तार। तो इस वाले में कितने पॉइंट हैं, 1 2 और 3, इस वाले में 1 2 3, यहाँ पर 1। ठीक, अब समझ में आ गया, जितने पॉइंट उतने फेज तार। तो देखिए यहाँ पर कितने तार हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने हैं आपके, 5 हैं। ठीक, यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7 तार आपके यहाँ हैं। 1 2 3 आपके यहाँ है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, 2 आपके तार यहाँ है, 2 तार यहाँ है, 2 तार यहाँ है, 1 2 3 तार यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 3 यहाँ। अब इसको हम समझे अच्छे से। देखो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 2 फेज तार निकले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, आपके स्विच बोर्ड फर्स्ट में 2 तार गए। ठीक, 2 तार नहीं गए, न्यूट्रल का तार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 एम्पियर की सॉकेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पर 5 एम्पियर की सॉकेट है। आपका न्यूट्रल का तार यहाँ निकला, इस वाले पॉइंट को दिया, फिर यहाँ पर आपके स्विच बोर्ड में आया, इन तीनों पॉइंट को दिया। इसके बाद यहाँ से निकल करके आपके इन तीनों पॉइंट को और स्विच बोर्ड को तार दिया। फेज वायर हमारे सब में आते हैं, तो फेज वायर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपके स्विच बोर्ड से सेकंड स्विच बोर्ड, सेकंड से तीसरा स्विच बोर्ड। इसके बाद जितने पॉइंट उतने फेज तार। तो यहाँ पर एक बल्ब है तो एक फेज तार, यहाँ पर 3 पॉइंट है तो 3 फेज तार, यहाँ पर 3 पॉइंट है तो 3 फेज तार। तो 3 आपके पॉइंट के फेज तार और 2 आपके न्यूट्रल और फेज, तो 3 2 5, यहाँ पर आपका 5 लिखा है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कितने हैं आपके, देखिए 1 निकला है, 2 तार निकले, 2 तार आए, 2 2 4 और 4 3 7। जितने पॉइंट उतने फेज तार। 2 तार आए हैं, 2 तार निकले हैं, 2 न्यूट्रल और फेज के तार आए हैं, न्यूट्रल फेज तार ये दोनों आए हैं और न्यूट्रल फेज ये दोनों तार निकले हैं। तो 2 और 2 4,
और 1 2 3 पॉइंट है तो इसलिए 3 फेस तार, तो 4 3 7, यहाँ पर कितना लिखा है 7 लिखा है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर 3 तार लिखा है, यहाँ पर 2 तार लिखा है, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3। अब बल्ब के नीचे क्यों, क्योंकि बल्ब आपका हॉरिजॉन्टल रन पर लगा है, तो यहाँ पर 3 तार, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। इतनी चीज़ समझ में आ गई और इतनी चीज़ क्लियर भी होगी आपको। आसान करते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो आता है जिसमें हमको कंडक्टर और कंड्यूट मतलब कि तार और पाइप इन दोनों की लंबाई ज्ञात करनी है। सिंपल सा करेंगे, तार की लंबाई 2 3 5 7 तार की लंबाई। ठीक, अब आपके 2 तार जहाँ जहाँ पर लगे हैं उनको हम लिखेंगे, 3 तार जहाँ जहाँ पर लगे हैं उनको लिखेंगे, 4 5 तार लगे हैं वहाँ उनको, और 7 तार जहाँ जहाँ पर लगे हैं उन सभी को हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं आपके। ठीक, आपके 2 तार कहाँ पर हैं, ठीक, 3 तार कहाँ है, 7 कहाँ है, 5 कहाँ है, 2 कहाँ है, और कितने मीटर के हैं। 2 तार आपका 2 मीटर का है, ये यहाँ पर कितना 1.5 मीटर, यहाँ पर 0.25 मीटर, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ठीक, यहाँ पर भी 2 तो 4.25 मीटर। इस तरह से यहाँ पर 2 2.5, यहाँ पर 2.5। ठीक, इस तरह से हम क्या लिखेंगे, इनको यहाँ पर सारणी में भर देंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पर लिखना है वो इस तरह से कि आपके जो 2 तार हैं वो आपके कितने लगे, 2 आपका, एक 2 मीटर का, एक 1.5 मीटर का, एक आपका 0.25 मीटर, 4.25 मीटर और प्लस 5, तो 2.5 हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। आपके जो 2.5 मीटर के ये तार थे, 2.5 मीटर के, हमने इन दोनों को ऐड करके 5 मीटर लिख दिया डायरेक्ट। ठीक, इस चीज़ को आप समझें, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनको टोटल करेंगे तो आपका आएगा 13 मीटर। इनको अगर हमारे 3 तार कहाँ पर है, 3 तार एक बार देख लें, 3 तार हमारे कहाँ पर हैं। 3 तार हमारे हैं यहाँ पर 1 2 और 3 जगह। आपके 2.25, 0 आपका 2.5, 2.5। तो देखिए यहाँ पर हमने ऐड करना है 2.25 प्लस 2.5 बराबर 7.25। अब आपका 5 बार कहाँ पर है, वो 7 बार कहाँ पर है। देखिए 5 तार हमारा यहाँ पर और 7 तार यहाँ पर, कितने मीटर का, 2.25 मीटर, 2.25 मीटर का। यहाँ पर वही हम लिख देंगे 2.25, 2.25। अब इसके बाद क्या करना है, कंडक्टर की तार की लंबाई या तार की साइज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने इसको लिखवाया था कि 2 से 3 तार जहाँ पर यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर हम 16 mm का तार यूज़ करेंगे। 4 से 5 तार हमारी जहाँ पर यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर हम 19 mm का तार यूज़ करेंगे। और आपका 6 से 7 तार जहाँ पर यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर हम 25 mm का तार यूज करेंगे। ये तो आ गया, हम कौन सा तार यूज करेंगे। अब कितना लंबा तार यूज करेंगे ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आपके जो कंड्यूट की पाइप की लंबाई आई है उसका गुणा कर देंगे तार की संख्या से। तो 13 × 2 26, 7.25 × 3 21.67, आपका 2.25 × 5 तो 11.25 और 2.25 × 7 तो क्या आएगा आपका 15.75 आंसर आएगा। अब इसके बाद पाइप की लंबाई को टोटल करके यहाँ पर लिखेंगे और तार की लंबाई को टोटल करके यहाँ पर लिखेंगे। तो पाइप की लंबाई कितनी आई हमारी 24.75 मतलब कि लगभग 25%। और आपकी इसी तरह से तार की लंबाई हमारी 75.66% मतलब कि 75 मीटर लगभग। ठीक, अब टोटल आपके कंड्यूट क्या करेंगे, टोटल कंड्यूट निकालने के लिए यहाँ पर 25 प्लस 10% क्या करेंगे, 10% हमने क्यों लिया है, क्योंकि कई बार आपका जो कि तार या आपका जो पाइप वगैरह होता है उसको हम कई जगह से काट देते हैं, कई जगह से टूट जाता है, आपका फट जाता है। इसी तरह इसीलिए जो कि हम 10% एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हमने क्या करा, आपका सीधा सा 25 प्लस 10% कर दिया, तो 25 प्लस 25 × 10/100 इसका आंसर क्या आएगा 27.5 मीटर। इसी तरह से हम टोटल कंडक्टर की लंबाई निकालेंगे, आपके तार की लंबाई तो 75 प्लस 10% एक्स्ट्रा, तो 75 प्लस 75 × 10/100 तो 7.5 बराबर आपका आएगा 82.5 मीटर। तो इस तरह से आपके कंडक्टर की लंबाई और कंड्यूट की लंबाई मतलब कि पाइप की लंबाई और तार की लंबाई दोनों भी निकल करके आ गई है। अब इसके बाद हम जानेंगे सामग्री का विवरण मूल्य। सामग्री का विवरण मूल्य मतलब कि कौन कौन सी सामग्री लगेगी और उसकी कीमत कितनी होगी। तो सामग्री देखिए, सबसे पहले ऊर्जा मीटर लगा हमारा, कितना लगा ऊर्जा मीटर 250 वोल्ट और एक आपका किसका, एक फेस का। इसकी मात्रा कितनी है, एक हमारा लगा है। अब दर और मूल्य इन दोनों को हमने खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि जो आपका एनर्जी मीटर लगाया जाता है तो वो सरकार द्वारा लगाया जाता है, हमसे उसके पैसे नहीं लिए जाते हैं। ठीक, सरकार द्वारा लगाया तो उसके पैसे हमने नहीं लिखे हैं। DPIC मुख्य स्विच फ्यूज सहित 5 एम्पियर 225 वोल्ट का एक लगा है। एक आपका आता है 200 वाट का, 200 रुपए का, तो हमारे मूल्य जो टोटल होगा कितना होगा 200 रुपए ही होगा। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फ्यूज सहित 5 एम्पियर 225 वोल्ट का एक आएगा मात्रा। ठीक, 300 रुपए का है तो टोटल आपका अमाउंट कितना होगा 300 रुपए ही होगा। अब इसके बाद PVC स्विच बोर्ड आपका सिंगल वे जो आएगा वो आएगा आपका
एक आएगा 30 रुपये का, तो ठीक 1 दूने 30 कराएंगे कितना आएगा 30 ही आएगा। 6 वे जो आपका आता है स्विच बोर्ड, तो आपके हमारे 2 लगेंगे कितने, एक आता 50 रुपये का, तो 200 रुपये के हो गए। इसके बाद सॉकेट आएगी 5 एम्पियर 250 वोल्ट की, तो 2 हमारी सॉकेट लगेगी। एक सॉकेट आती 15 रुपये की, 2 कितने की आएगी 30 की। इंडिकेटर यूज करेंगे तो एक इंडिकेटर आता है 2 आपका 2 इंडिकेटर यूज करेंगे, एक इंडिकेटर आता है 10 रुपये का, तो 2 कितने के होंगे 20 के। स्विचेज 250 वोल्ट और एक वे आपका सिंगल वे 5 एम्पियर कितने का आएगा 9 का, आपका 9 लगेंगे। ठीक, कितने यूज करेंगे हम, एक आता आपका 12 रुपये का, तो 9 कितने के आएंगे 108 रुपये के। स्विच जो आपके लगे हुए हैं 250 वोल्ट और एक वे आपका 5 एम्पियर का लगेगा। ठीक, ये हमने देख लिया। अब आपका जो 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर तार है, तो तार की लंबाई जो की है टोटल हमारी निकल कर आई थी 82.5, तो 82.5 गुणा 10 हम जब करेंगे, ठीक, आपके एक स्विच बोर्ड एक आपके 1 मीटर एल्यूमिनियम के तार की कीमत कितनी है आपके 10 रुपये है, तो 82.5 मीटर की कितनी होगी 825 रुपये होगी। इसी तरह से पाइप की अगर हम बात करें तो पाइप हमारे 16 mm का आएगा, 16 mm का पाइप आपका 1 मीटर, ठीक, यहाँ पर कितना लगेगा टोटल 20.25 मीटर हमारा लगेगा 16 mm का तार, 16 mm का पाइप सॉरी, तो 16 mm का पाइप 1 मीटर आता 2 रुपये का। ठीक, तो 20.25 मीटर कितने का होगा 40.5 का। 19 mm स्क्वायर का, ठीक, तो इसकी मात्रा कितनी है, कितना आपका लगेगा 19 mm का आपका 2.25 मीटर। ठीक, और एक आपका आता है 2.5 रुपये का, 1 मीटर तार आता है 2.5 रुपये का 19 mm वाला, तो ये टोटल कितना होगा 5.625। इसी तरह से 25 mm स्क्वायर वाला तार आपका लगेगा 2.5 मीटर 2.25 मीटर सॉरी, ठीक है। एक आपका 1 मीटर तार आता है 2.5 रुपये का, तो आपका कितना इतना आएगा आपका क्या 5.625 रुपये का। इसी तरह से हम कंड्यूट रिड्यूसर, तो कंड्यूट आपका रिड्यूसर जो होते हैं, जितने स्विच बोर्ड उतने कंड्यूट रिड्यूसर, जितने स्विच बोर्ड उतने कंड्यूट रिड्यूसर, तो 3 हमारे स्विच बोर्ड है, 3 हमने कंड्यूट रिड्यूसर लगा दिए, तो 15 आपका 5 रुपये का एक आता तो 15 रुपये हो गए। बैंड जो हमारे सभी केबल को इकट्ठा हम बांधते हैं उसको हम कहते हैं बैंड। हम 2 यूज कर सकते हैं, 3 यूज कर सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो तो 2 यूज करेंगे हम। एक आती 5 रुपये की, 2 कितने की आएगी 10 रुपये की। बैंड की अगर हम बात करें तो बैंड आपका 2 यूज करेंगे हम, ठीक, आपके बैंड जो होते हैं आपके, और टी बैंड जो आपके होते हैं, टी बैंड हम करेंगे 3 यूज, ठीक, 3 यूज करेंगे टी बैंड आपके, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा टी बैंड हम करेंगे 3 यूज, और एक आपका टी बैंड आता है 5 रुपये का, तो आपके 3 होगा 15 रुपये के। जंक्शन बॉक्स क्या होता है, जंक्शन बॉक्स हम 2 यूज करेंगे आपका, देखिए एक जंक्शन बॉक्स आता है 10 रुपये का, तो 2 आपके कितने के आएंगे 20 रुपये के। सीलिंग रोज आपकी हम करेंगे 2 यूज, एक आती है 5 रुपये की, तो 2 कितने की आएगी 10 रुपये की आएगी। इसी तरह से हमारा जो कि आंसर लगभग निकलने वाला है। होल्डर की अगर हम बात करें तो 5 हमारे होल्डर लगेंगे, ठीक, 5 बल्ब 5 होल्डर, सीधी सी बात है 5 बल्ब 5 होल्डर, तो एक हमारा आता है 10 रुपये का, तो 5 आएंगे 50 रुपये के। इसके बाद हम इन सभी को टोटल कर लेंगे, जो हमारे इस साइड अमाउंट लिखे हैं इन सभी को क्या करेंगे आपके टोटल करके हम लिख देंगे एक उसमें, ठीक, इन सभी को टोटल करने के बाद हमारा आया है 1700 आपका 1769.25 आपका रुपए यहाँ पर निकल करके आया है। अब अगला हमारा आता है मूल्यांक। फाइनल क्वेश्चन आपका निकलने वाला है आंसर सामग्री का मूल्य। सामग्री का मूल्य की अगर हम बात करें तो ये आपकी सामग्री के मूल्य हमारी टोटल कितनी निकल कर आई आपका 1769.25 ठीक। आकस्मिक व्यय में हम प्लस 10% कर देते हैं। देखिए कोई भी चीज़ हो तो आपका नुकसान आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या कर देते हैं उसमें 10% एक्स्ट्रा कर देते हैं। आकस्मिक व्यय में हम प्लस 10% जब हम करेंगे तो ये क्या निकल कर आएगा 176.925 176.925। जब भी हम क्या करें 10% निकालें तो हम 1 इस साइड खिसका देते हैं, सीधी सी बात। मजदूरी व्यय आपके जो लेबर चार्ज लगेगा उसमें हम 10% ऐड कर देंगे तो 176.925 इसी में हम करेंगे। ठीक, आपका लिखेंगे क्या 176.925 गुणे आपका 10%। ठीक, तो आपका आंसर ये निकल कर आएगा। निरीक्षण व्यय आपका जो टेस्ट करने वाला आपका जो आदमी आएगा वो 5% लेगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना आएगा 176.9 × 5 गुणे 10/100 तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। जब हम इसका वैसे में भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा आपका 88.46। तो आपका कुल मूल्य जो आया है कुल मूल्य में हम क्या लिखेंगे इन सभी को ऐड करके जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर फाइनल निकल के आ जाता है 2211 रुपये, लगभग 2212 रुपये। हमें इतने सारे जो कि है आपके 2 कमरे और 1 बरामदे में जो आपका खर्चा आएगा वायरिंग करने का, कंडक्टर का, कंड्यूट का, वो आएगा कितना 2212 रुपये। ठीक है,
तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आया है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। और आप एक बार वीडियो को पीछे करके देखें, पूरे यूट्यूब पर आपको इतनी आसान और इतनी सरल भाषा में कोई भी नहीं समझा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हम लोगों को भी आप लोगों से मोटिवेशन मिले, और साथ ही वीडियो को अपने सभी ग्रुप में अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जरूर से करें। और एक चीज़ हम आपको और बता दें कि जल्दी ही जैसे ही आपके सेमेस्टर के पेपर निपटेंगे, जेई की क्लास हम लोग इसी चैनल पर स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोगों को कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जेई क्लास और प्लस सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सॉल्व पेपर ऑनलाइन लगवाए जाएंगे, आप लोगों को बता दिया जाएगा, तो बिल्कुल ही आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।